बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार, प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका तारफ़ कराता चलूँ कि न्यू कैसल बरतानिया से हमारे जो गेस्ट हैं सब काउंसलर जनाब जावल ख़ान साहब मौजूद हैं। उनसे आज बात करेंगे तारकीन वतन के हवाला से कि तारकीन वतन है जो वो मसाइल में आए रोज़ जो है उनके इजाफा हो रहा है। जब वो अपने मुल्क में वापस आते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जो वहाँ पर जो इन पे ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं कि वहाँ पर जो तारकीन वतन हैं जब ये अपने वतन में आते हैं तो इनको बेशुमार गिले शिकवे यहाँ पर लेके आते हैं। तो उस हवाले से इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और हालात हाज़रा के मतलब बातचीत करने का मौका फराहम किया। और इसके साथ ये है कि तारकीन वतन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले आप चले जाएं तो तकरीबन मार्च के महीने में 10 लाख लोग यहाँ आते थे। और उस वक़्त की इकोनॉमिक सिचुएशन और इस वक़्त की इकोनॉमिक सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वजह सबसे बड़ी ये है कि इनजस्टिस, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने यहाँ आने की बजाय दूसरे मुल्कों का रुख करना शुरू कर दिया और वहाँ जाते हैं और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को मजबूत करते हैं। इसलिए हमारे सियासतदानों को मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोचें, आप वोट लेकर ऐवान में बैठे हैं, बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं। आपको ये एहसास होना चाहिए कि ज़र मुबादला कितना बेचते हैं ओवरसीज़ वाले, इस मुल्क को चलाने के लिए कितना ज़र मुबादला यहाँ पर आता है। जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर तंग किया जाता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आगे AJ की गाड़ी का नंबर देकर पुलिस वाले उनसे भी पैसे लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, नहीं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते कि आप कौन है ये कहने वाले, क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि गैर कानूनी है। और आज आप ये देखें कि इंटरफेरेंस सियासी लीडरों की अदारों में भी है। इसमें शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स में बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं। उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें, और उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आकर बड़ी कुर्सी पर जाएं। और हमारे सियासतदानों को इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मेरे पास 1000 फाइल सिर्फ मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। जिन लोगों ने आज से 18 साल पहले अप्लाई किया था प्लाट्स के लिए, ये उनका हक था, क्योंकि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी डैम के इफेक्टिव्स के लिए। 70% दे हैव टू अकोमोडेट डैम के इफेक्टिव। मुतासरीन मंगला डैम को अकोमोडेट करना था, क्या उन्होंने किया? और मुझे ये भी पता चला है कि 1000 की बजाय कई हज़ार लोगों की फाइलें पड़ी हुई हैं जिनको दबा दिया गया है। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं इस पर ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर एक्शन लें, और अगर चाहते हैं कि करप्शन को ख़त्म करें, अगर करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ आगे आएँ और करप्शन को ख़त्म करें। ये ज़बानी बातें जो आप करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप 2 साल हो गए आपको, और 2 साल में आप मीरपुर की ब्यूरोक्रेसी को काबू नहीं कर सके। मुँह जोर ब्यूरोक्रेसी, जो लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं, और आवाम जब वहाँ आती है तो अवाम को कोई पूछता भी नहीं है। अवाम के दिल में इतना, हालांकि अवाम को ये पता होना चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे इनकम टैक्स के पैसे से बैठे हुए हैं, और भी बहुत से टैक्स हैं जो टैक्स लगते हैं। और उसी वजह से
इन ब्यूरोक्रेट को ये सोचना चाहिए कि आप मुलाजमत कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे साथ अच्छा सलूक करें, और ये ज़रूरी है। सर यही बात मैं आगे लेके चलूँगा। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो लीडर हैं, सियासी लीडर, सियासी रहनुमा हैं, वो जब दूसरे ममालिक में, हमारे बरतानिया, अमेरिका या दूसरे ममालिक के यहाँ पर भी तारकीन वतन हमारे बसते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो सबज़ बाग दिखाया जाता है उन तारकीन वतन को। वहाँ पर मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता है, इस्तकबालिया तकारीब का इनेकाद किया जाता है। तो वहाँ पर एक जो है वो उनको एक यकीन दहानी करवाई जाती है तारकीन वतन को कि आप अपने मुल्क में आएँ, सरमायाकारी करें, आके हम आपके लिए जो है वो दरवाज़े खोल रहे हैं, आपके साथ हर मुमकिन तावन किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स जब तारकीन वतन यहाँ पर आते हैं मुख्तसर से टाइम के लिए, तो उनको लूटा जाता है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और एक बात ये कि दूसरा आपने बात की कि AJK नंबर गाड़ी को जो है वो इस्लामाबाद, पहले तो जब आज़ाद कश्मीर का जब उनको पता चलता है कि एक रिहायशी है, एयरपोर्ट पर जब वो उतरता है तो उसके सामान की चेकिंग की जाती है। उससे एक होता है कि छुप छुपा के उससे डिमांड की जाती है कि आप हमें इतने पैसे दें तो हम आपका सामान निकाल देंगे। उसके अलावा गाड़ी है जो, वो गाड़ी भी AJK नंबर पे पाबंदी है। तो क्या वजह है कि हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नाअहली है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की नाअहली है ये कि हमें जो है वो अपने घर आने से रोका जाता है, हमारी तलाशी इस तरह ली जाती है, ना जाने हम आज़ाद कश्मीर के लोग दहशतगर्द हैं या क्या चीज़ हैं? असल में ये सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ही है। और मैं चीफ़ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई चीफ़ सेक्रेटरी हमारे पाकिस्तान से हैं, वो अपना नेगोशिएट करें विद पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि यही वो आम पाकिस्तानी भी हैं, हम कश्मीरी भी हैं। आई एम प्राउड टू से हम पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान को इतना ज़र मुबादला देते हैं कि जिससे पाकिस्तान आस्ता आस्ता चल रहा है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि इसमें करप्शन इतनी है कि इसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो लोग आपको इतना अमाउंट ज़र मुबादला फराम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इसमें इंटरवीन करें और उसको स्टॉप करें। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि जब हमारे लीडरान वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर इनको ये बहुत से ऐसे हमारे लोग भी हैं जो कि फ़ोटो सेशन के लिए प्राउड होते हैं कि यार हमने फ़ोटो सेशन करा लिया इनके साथ। लेकिन देखना ये है कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने आज दिन तक किसी लीडर को अकोमोडेट नहीं किया सवाए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के। एक दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म थे 97 में, तो उस वक़्त मैंने उनको इसलिए बुलाया था वहाँ पर बिकॉज आई वाज अ काउंसलर देयर and I was chairman of the Equality Partnership Select Committee. In that capacity, I asked the leader of the council to invite Barrister Sultan Mahmood here to actually raise the question of the issue of Kashmir, because this is the responsibility lies with the British government. बैरिस्टर साहब वहाँ पर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और भी आगे पीछे जाते रहे। ये मुझे याद है कि उनको मैंने अकोमोडेट किया था। इसके अलावा मैंने और किसी भी लीडर को नहीं बुलाया और ना ही किसी की दावत पर गया। लेकिन हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी हमारी जो है उनकी एजुकेशन नहीं है। अगर उनकी एजुकेशन होती तो वो उन लीडरान को इस तरीके से ना बुलाते वहाँ पर, उनको पैसे ना देते। क्योंकि जब वो वहाँ होते हैं तो उनके साथ परामर्श की जाती है कि आप यहाँ आएँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उनको लूटा जाता है। ब्यूरोक्रेसी लूटती है, लीडरान लूटते हैं। अगर लूटते हैं तो वो हमारे बड़े बड़े लीडर खामोश क्यों रहते हैं थोड़ी देर के लिए? आप ये देखें कि एक यहाँ पर पुलिस सेल बनाया गया था, क्योंकि पुलिस में भी ईमानदार लोग हर अदारे में हैं, हर जगह पर हैं। मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उन लोगों की। एक नहायत ईमानदार पुलिस ऑफिसर न्यू सिटी में लगाया गया जो कि सिर्फ ओवरसीज़ के साथ डील करेगा, ये तय हो गया। और ही इज़ गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन कुछ अरसे बाद
ये प्रॉमिस थी जनाब राजा फारूक हैदर साहब की कि ही इज़ गोइंग टू बी टोटली इंडिपेंडेंट, वो आपके लिए इंसाफ मुहैया करवाएगा। लेकिन वो ना रह सका। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन में ये बात भी आई कि ये दैट इंस्पेक्टर इज़ गोइंग टू बी इंस्पेक्टर या हाँ इंस्पेक्टर जी हाँ इज़ गोइंग टू वर्क अंडर द अपना राजा अरफान साहब हु वाज एसएसपी एट दैट टाइम। तो ये सही नहीं था। अगर आपने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसको डी नोटिफाई क्यों किया? क्या ब्यूरोक्रेसी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है? ये आपका हुक्म था वज़ीर आज़म साहब, और वज़ीर आज़म साहब आपने आपको वोट देकर वहाँ पर भेजा है कि पब्लिक को प्रोटेक्ट करें। अगर आप पब्लिक को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गए हैं तो प्लीज़ उस कुर्सी को छोड़कर अलहदा हो जाए और किसी और को आने दें। जावेद साहब, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हमारी नायल है जो हमारे साथ ये सलूक किया जाता है। आज़ाद कश्मीर में एक इंसाफ की जो नज़र थी हमें कि इंसाफ मैसर होगा, हमें एक उम्मीद की किरण थी लोगों के लिए। नैब एहतसाब ब्यूरो के दफातर हैं जो मीरपुर से वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको वापस मुजफ्फराबाद ले जाया गया। एक जो इंसान था, एक शख्स, गरीब शख्स जो कोटली, खुरट्टा, बिम्बर या कहीं किसी भी जगह पे हमारी इस पट्टी में जो बसने वाला था, जिसको ईजी एक्सेस थी, जो मुजफ्फराबाद नहीं था पहुंच सकता, उसको इंसाफ उसकी दहलीज पर मिल रहा था। इसलिए कि एक मीटर रीडर के खिलाफ अगर किसी ने एप्लीकेशन मूव करनी है तो वो मुजफ्फराबाद में किस तरह जाएगा, उसको मीर पर ईजीली था, ईजीली वो उसको एक्सेस मिल रही थी यहाँ पे। लेकिन वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब ने ये कहकर यहाँ से बंद करवा दिए, ख़त्म करवा दिए, रावलाकोट से भी और मीरपुर से भी, कि ये लूटने वाले अड्डे हैं, ये लूट मार के लिए अड्डे बनाए गए थे। लूट मार के लिए अड्डे किसने बनाए थे? इसलिए कि यही अड्डे, अगर इनको अड्डा कहा जाता है एहतसाब ब्यूरो को, तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उस वक्त भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने यही कदम उठाना चाहा कि एहतसाब ब्यूरो के दफातर को यहाँ से मुंतकिल करें, तालीमी बोर्ड को यहाँ से मुंतकिल करें। फिर इसी पे राजा फारूक हैदर खान साहब ने आवाज़ बुलंद की कि आप ये ख़त्म ना करें, इससे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज वही अदारा ख़त्म, राजा फारूक हैदर खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उन्होंने ख़त्म कर दिया उसको यहाँ से और शिफ्ट कर दिया मुजफ्फराबाद में। वो तारकीन वतन जो अपने यहाँ मीरपुर के रहने वाले थे, चकसवारी से उनका तल्लुक था, डडियाल से था, कोटली से था, उनके साथ अगर कोई मसला मसाइल होता था तो वो इजीली यहाँ एहतसाब ब्यूरो में एप्लीकेशन मूव किया करते थे। लेकिन अभी वो भी उनसे एक हक जो है वो छीन लिया गया। इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं आपके साथ फुली एग्री हूँ और मैं राजा साहब से ये फिर गुजारिश करता हूँ कि राजा साहब रात को सोने से पहले थोड़ी देर ये ज़रूर सोचा करें कि पहली बात जो है कि अगर एहतसाब ब्यूरो करप्शन कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर एहतसाब ब्यूरो काम नहीं कर रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। एहतसाब ब्यूरो को काम करना चाहिए। हमारे यहाँ ईमानदार लोग हैं। एक ईमानदार आदमी अगर एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बन जाए तो ये सारा कुछ ख़त्म हो सकता है। क्या आज तक मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को किसी ने पूछा है जहाँ पर कि हाई करप्शन हो रही है, और उस करप्शन को ख़त्म करना भी एहतसाब ब्यूरो का ही काम है। क्योंकि वो एहतसाब ब्यूरो जो आप यहाँ से मूव करके ले जा रहे, कम से कम कुछ न कुछ तो हो रहा था। वो अभी क्या वहाँ पर जाएंगे मुजफ्फराबाद? थोड़ी देर के लिए सोचें और मीरपुर के लोगों के साथ इंसाफ करें। और अगर आप उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो आपके साथ भी इंसाफ नहीं होगा। जब आप दोबारा अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे तो मीरपुर के लोग भी जानते हैं कि आपने उनके साथ क्या किया। इसलिए सोचें और अपना एक्शन वापस लें और एहतसाब ब्यूरो का एक ऐसा चेयरमैन बनाए जो कि ईमानदार हो। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सोचते हैं। और अगर एक आदमी एहतसाब ब्यूरो का आ जाए ऊपर वाला, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि ये तमाम करप्शन ख़त्म हो जाए। राजा साहब, करप्शन करने वाले मुल्क में कभी तरक्की नहीं होती। थोड़ी देर के लिए आप ये अंदाज़ा कर लीजिए। राजा साहब, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 1962 में जर्मनी को 20 करोड़ कर्जा दिया था।
जर्मनी वाले उस वक्त झोंपड़ियों में रहते थे। पाकिस्तान आज नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। अगर जर्मनी, झोंपड़ियों में रहने वाला जर्मनी, डाउन इकोनॉमी, 8 करोड़ की आबादी वाला जर्मनी आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो राजा साहब हम कहाँ खड़े हैं? हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? नंबर 41, नंबर 41। चाइना ने क्या किया था करप्शन के लिए? उन्होंने 3 दिन के अंदर फैसला करके करप्शन की सज़ा मौत, और यहाँ पर भी करप्शन की सज़ा मौत होनी चाहिए। हर बंदा जानता है कि वसाइल से ज़्यादा असासे बनाने वाले कौन कौन लोग हैं, जाहिर हो जाता है। आपकी तनख्वाह कितनी है, अपने असासे कितने बनाए हुए हैं? राय साहब, अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला को भी जवाब देना है, आपको आज़ाद कश्मीर की आवाम ने वज़ीर आज़म बनाया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरा तल्लक पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बोल रहा हूं। इसलिए आप ज़रूर इसके मतलब एक एक्शन लें। मैंने हमेशा सच बोला है, यूके में भी एज ए इक्वालिटी कमेटी का चेयरमैन होने की हैसियत में। आप देखें कि न्यूकासल में क्या हो रहा है और क्या हुआ है। 2 साल में हमने अपने बच्चों को इंसाफ दिलाया। 2 साल में आज हमारे बच्चे जब फारग व तहसील होते हैं तो उनको जॉब्स मिलती है। हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1976 एंड देन अमेंडमेंट इन 2000 को इम्प्लीमेंट कराया, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। आज न्यूकासल के बच्चे, तमाम एथनिक माइनॉरिटी के, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान सारे, एथनिक माइनॉरिटी के बच्चे जब फारग और तहसील होते हैं, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी एजुकेशन के मुताबिक उनको जॉब से कोई नहीं रोक सकता, जो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अगर पॉलिटिकल विल हो तो काम हो जाता है। लेकिन जावेद साहब, जॉब्स वहाँ पर न्यूकासल में, जैसे आपने कहा कि तालीम पूरी होती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उन बच्चों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए या किसी गलत जो है वो एक्टिविटी में शामिल होने से बचाने के लिए उनको नौकरियां प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में ये कानून है कि यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन, MA, जो डिग्रीज लेकर जो नौजवान हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो बाज़ारों में फिर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नौकरी आती है, कोई जॉब आती है किसी भी महकमे में, तो उसके लिए सिफारिश प्लस रिश्वत, ये 2 चीज़ें हैं। इनका खात्मा कैसे होगा? कौन करेगा इनका खात्मा? ये फिर है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक अरसे से चला आ रहा है। रिश्वत और सिफारिश ये इसी तरीके से ख़त्म हो सकता है कि आवाम अपने हक़ को समझे, आवाम को वोट का हक़ पता हो और उसको वोट दें जो उनके लिए काम करता है। जो नहीं करता, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे मीरपुर के बच्चे जवान होकर यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करके, दे आर डिज़र्व फॉर द जॉब ऑन द मेरिट, नो डाउट अबाउट दैट। मैं मेरिट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर एक बच्चा पुंछ का है, अगर एक बच्चा रावलाकोट का है, वो भी हमारे बेटे हैं। अगर वो यहाँ आकर मेरिट पर ज़्यादा अच्छे उतरते हैं तो उनको भी जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि मीरपुर के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद जॉब्स पर नहीं गए। तो इसलिए राय साहब, आपसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि या तो आप बता दें कि आपको कोई काम करने नहीं दे रहा। अगर आपको कोई काम करने नहीं दे रहा तो मेरे ख्याल सीट छोड़ दें, क्या फ़ायदा उसका। मैंने ये भी सुना है राय साहब कि आप एक अच्छे आदमी हैं, तो अगर आप अच्छे हैं तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? ये मेरा सवाल है आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमारे साथ सब काउंसलर न्यूकासल बरतानिया से जनाब जावेद खान साहब मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि जब तक हमारे अदारों से करप्शन का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें सियासी मदाखलत है जो उसका फौरी तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए।
क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेसी पे जो सियासी दबाव होगा उस वक्त तक ब्यूरोक्रेसी भी इंसाफ किसी को दिला नहीं सकेगी। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, हमारे महकमों को दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि जो तारकीन वतन हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, अपने मुल्क में सरमायाकारी करने से डरते हैं। और जिस तरह जावल साहब का भी यही कहना था कि आज से 10 साल पीछे अगर चले जाएं तो उस वक्त देखें कि हमारी रेशियो जो सरमायाकारी की थी, तारकीन वतन जहाँ अपने मुल्क में आ रहे थे, वो रेशो और आज की रेशो में अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर यही सूरत हाल आगे भी रही मुस्तकबिल में, तो जो तारकीन वतन अभी भी अपने मुल्क में आ रहे हैं वो यहाँ पर आने छोड़ देंगे। उनकी नस्लें हैं जो वो अपनी रियासत अपने मुल्क में आने से कतराएंगी और वहीं पर अपना बिजनेस करेंगी। उससे भी हमारी इकॉनमी है जो आज़ाद कश्मीर की, उस पर इंतहाई बुरा असर पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।